एक वकील साहब थे, बहुत दत्तचित्त होकर मुकदमे में बहस कर रहे थे और उनके मुवक्किल पर हत्या का संगीन मामला था। जरा सी भी असावधानी होने पर उनके तर्कों को, उनके वकील के तर्कों के नहीं मानने पर उन्हें फांसी भी हो सकती थी। वो जमाना मोबाइल का जमाना नहीं था और लोग बहुत तेजी से जब कोई खबर दूसरे स्थान पर पहुंचाना चाहते थे तो तार भेजा करते थे। उस बहस के दौरान ही जब वे अपने मुलजिम के पक्ष में दलीलें दे रहे थे, उसी समय उन्हें एक तार मिलता है। वे तार को पढ़ते हैं और जेब में रख लेते हैं और उसके बाद वे फिर से बहस क्या है, लगातार क्या है करते रहते हैं। बहस समाप्त होने के बाद जब वे अदालत से बाहर निकले तो उनके एक नजदीकी दोस्त ने पूछा कि वो बीच में कोई तार आया था। वकील साहब ने जवाब दिया कि हां, वह तार पत्नी की मृत्यु का तार था। उनका जो दोस्त था वो स्तब्ध था और दूसरे एक दोस्त ने साहस करके पूछा कि पत्नी की मृत्यु का तार आने के बाद भी आप बहस करते रहे? वकील साहब ने जवाब दिया, क्या करता, पत्नी तो चली ही गई। अगर जरा सा भी बहस में कुछ भी क्या है इमोशनल होता तो वैसी स्थिति में मुवक्किल को, अभियुक्त को फांसी की सजा हो जाती। इस प्रकार की प्रोफेशनल एथिक्स को वकील साहब ने दुनिया के सामने रखा और उन वकील साहब ने कभी भी फिर दूसरी शादी नहीं की। उनकी अवस्था सिर्फ 30 वर्ष की थी। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि उनका जो फैसला था वो कोई अपनी पत्नी को दोयम दर्जे का मानने का फैसला था। और ये वकील साहब कोई और नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें भारत के स्वाधीनता संग्राम में लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारत के राष्ट्रीय एकीकरण में, भारत के आजादी के बाद के रीऑर्गेनाइजेशन में, स्टेट्स के यूनिफिकेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान था, जिस पर यूपीपीसीएस ने 2019 में इस जीएस पेपर 2 में प्रश्न पूछा। आईएएस में 2024 में जीएस पेपर 4 एथिक्स के परिचय के भीतर सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक स्टेटमेंट देकर सवाल पूछा गया। स्टेटमेंट बहुत ही अच्छा है। उसके आशय जो है वो इस प्रकार से किए जा सकते हैं कि हम निजी जीवन में भी उसके आशय के आधार पर बहुत बड़ी व्याख्या कर सकते हैं, उसके संप्रेषित तत्वों को स्पष्ट कर सकते हैं और सार्वजनिक जीवन में भी हम उस कोटेशन के अर्थ की व्याख्या कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि वो कोटेशन क्या है। शक्ति के अभाव में विश्वास का कोई लाभ नहीं है। फेथ इज नो अवेल इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रेंथ। किसी भी महान कार्य को पूरा करने के लिए विश्वास और शक्ति दोनों आवश्यक है। फेथ एंड स्ट्रेंथ बोथ आर इसेंशियल टू अकॉम्प्लिश ग्रेट वर्क। 2017 में नेपोलियन बोनापार्ट का एक कोटेशन देकर यूपीएससी ने सवाल पूछा था कि बड़ी महत्वाकांक्षा बड़े चरित्र का जुनून होती है, और जो लोग बड़ी महत्वाकांक्षा रखते हैं वे ही जीवन में कुछ बड़ा कार्य कर पाते हैं। यहां पर भी है कि महान कार्य को करने के लिए केवल किसी आदर्श के प्रति आस्था का होना ही काफी नहीं है, शक्ति का होना भी क्या है, बहुत जरूरी है। दरअसल जब इस प्रश्न का एक आदर्श उत्तर लिखने की आप कोशिश करेंगे तो आपको यह थोड़ी कठिनाई होगी कि इसको आप किसी भी डायमेंशन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग इसे इथिक्स में लिख रहे हैं और पहले टॉपिक में आपको विचारकों, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उपदेशों से शिक्षा आपको पढ़नी है। ह्यूमन वैल्यूज
एंड एथिक्स इंटरफेस वाले टॉपिक में, जो पहला टॉपिक है, और इसके साथ ही दार्शनिकों का योगदान नाम का एक टॉपिक है, जहां पर आपको भारतीय और पाश्चात्य परंपरा के दार्शनिकों के सिद्धांतों से, उनके विचारों से जो कंट्रीब्यूशन मिला है उसको पढ़ना है। लेकिन कुल मिलाकर ये सब आपको मनुष्य के निजी और सार्वजनिक जीवन में, नीतिशास्त्र के संदर्भ में, राजनीति के संदर्भ में, समाज के संदर्भ में आपको इन सारे आशयों को, सारे अर्थों को ग्रहण करना है। इस कोटेशन की क्या इंटरप्रिटेशन हो सकती है, इसको एक संक्षिप्त रूपरेखा में समझते हैं। सबसे पहले कि हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में दो तरह के दृष्टिकोण रहे हैं। एक दृष्टिकोण ऐसा रहा है जो महान आदर्शों के प्रति आस्था को केंद्र में रखता है। दूसरा दृष्टिकोण ऐसा रहा है जो शक्ति को ही सब कुछ मानता है। हम अपने आसपास के समाज को अगर ऑब्जर्व करें तो हम उसमें पाएंगे कि कुछ लोग पैसे की, दौलत की, शोहरत की, पद की, इन सब की ताकत के पीछे भागते हैं और वे इसे किसी भी तरीके से हासिल करने की कोशिश करते हैं। यह दरअसल क्या है, वह दृष्टिकोण है जिसमें हम निजी जीवन में शक्ति को ही सब कुछ समझते हैं। किसी आदर्श के प्रति आस्था, किसी भी प्रकार के बड़े विचार को, बड़े विचार के संदर्भ में शक्ति का प्रयोग, इसको हम कोई खास महत्व नहीं देते हैं। और भारत के सामाजिक जीवन में जो कई प्रकार के संकट हैं, वो संकट इसीलिए हैं क्योंकि हम केवल और केवल पावर को, पैसे की पावर, पद की पावर या फिर शोहरत की, इन सब को क्या है, इन सब को ज्यादा महत्व देने लगे हैं। दूसरे प्रकार का दृष्टिकोण यह है जहां पर हम किसी बड़े आदर्श के प्रति आस्था रखते हैं और वैसी स्थिति में हम शक्ति को ज्यादा महत्व नहीं देते। दरअसल हम इस कोटेशन को निजी जीवन के संदर्भ में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और हम इस कोटेशन को सार्वजनिक जीवन, चाहे वह घरेलू राजनीति का जीवन हो, शासन प्रशासन का जीवन हो, या फिर क्या है अंतरराष्ट्रीय राजनीति हो, इन दोनों के संदर्भ में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर दोनों अप्रोच लिया है कि निजी और सार्वजनिक जीवन में, निजी जीवन में व्यक्ति पैसे, ताकत, शोहरत के लिए सत्य, प्रेम, अहिंसा और जैसे आदर्शों को कई बार किनारे कर देता है, न्याय के आदर्श को किनारे कर देता है। और सार्वजनिक जीवन में अगर हम देखें, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में हम देखें, तो कुछ लोग आदर्शों पर बहुत बल देने वाले रहे हैं, वे आदर्शवादी रहे हैं, और कुछ लोगों ने शक्ति को, ताकत को अंतरराष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में रखा। तो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टेटमेंट को हम इन दोनों कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन हमेशा एक्सप्लेनेशन में इस बात को ध्यान में रखना है कि आपको जो ग्रैंड डिबेट्स हैं, लाइफ के जो ग्रैंड डिबेट्स और नैरेटिव्स हैं, उनके आसपास कहानी को लेकर जाना है। आपको कभी भी ये कोशिश नहीं करनी है कि आप कोई आम फहम, साधारण दिन प्रतिदिन के जीवन के मुद्दे कि सर मुझे चाय पीना है, तो ये तो दैनिक जीवन का एक मुद्दा है, लेकिन यहां पर क्या है कि हम किसी विचारक के कोटेशन के संदर्भ में हम इसको क्या है एक्सप्लेन, हमें क्या करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब यहां पर ये दूसरा डायमेंशन ये हुआ। तीसरा कि दरअसल जब ऐसे कोटेशन आते हैं तो उनमें से कुछ कोटेशंस ऐसे होते हैं जो पॉलिटिक्स और एथिक्स के रिलेशन के बारे में क्या है, उनमें कुछ न कुछ मार्मिक बातें छिपी होती हैं। दरअसल यह बहुत बड़ा डिबेट का मुद्दा है कि राजनीति और नैतिकता का आपसी संबंध किस प्रकार का है। क्या राजनीति और नैतिकता जो है वो डायलेक्टिकल रिलेशन रखते हैं, जहां राजनीति है वहां नैतिकता नहीं हो सकती और जहां नैतिकता है वहां राजनीति नहीं हो सकती, या राजनीति और नैतिकता का एक कॉन्टिनम, एक सातत्य बन सकता है। यहां पर अगर आप देखेंगे कि तो ये स्टेटमेंट जो है वह राजनीति और नैतिकता के आपसी संबंधों के परिप्रेक्ष्य में एक अलग व्याख्या करता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल यहां पर मैकियावेली से भी थोड़ा उनकी लाइनें अलग खींची जा सकती हैं और महात्मा गांधी जैसे विचारकों से भी उनकी लाइनें अलग खींची जा सकती हैं। तो ये मैंने तीसरा डायमेंशन लिया है। और फिर वर्तमान संदर्भ में इसकी क्या व्याख्या हो सकती है कि कई बार हम जब बहुत आदर्श के प्रति आस्था रखते हैं, बहुत विश्वास की बात रखते हैं और हम शक्तिहीन होते हैं, तो ऐसे विश्वासों का कोई मोल, कोई महत्व नहीं होता।
और बहुत बार हम बहुत ताकतवर बन जाते हैं, हमारी स्ट्रेंथ बहुत होती है, हमारे पास पावर बहुत होता है, लेकिन वो पावर किसी बड़े आइडियल के प्रति फेथ से जुड़े नहीं होने की वजह से उसका मिसयूज हम कर देते हैं। तो हमें ये दोनों चीजें क्या है ध्यान में रखनी है। या तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन ये कर सकते हैं कि अगर आपको किसी बड़े विचारों के प्रति, आदर्शों के प्रति आस्था है, लेकिन आप शक्ति नहीं रखते, आप शक्तिहीन है, स्ट्रेंथ आपके पास नहीं है, तो उस आदर्श को कभी भी क्या है, उसकी तरफ आप कभी भी कभी भी जा नहीं सकेंगे या कभी भी उसे हासिल नहीं कर सकेंगे। दूसरा कि अगर आप केवल शक्ति को महत्व देते हैं और शक्ति को आपने किसी आदर्श के प्रति आस्था से नहीं जोड़ा, तो भी वह शक्ति क्या है, दुरुपयोग का विषय हो सकती है। तो ये दोनों बातें भी हम लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि यहां पर मैंने किस प्रकार से एक्सप्लेन किया है। तो एक यहां पर मैंने जो एक्सप्लेनेशन की है बच्चों, वो एक्सप्लेनेशन यहां पर ये की है कि सबसे पहले क्या है कि हम दुनिया में दो प्रकार के दृष्टिकोण देख सकते हैं। दुनिया में हमें दो प्रकार के दृष्टिकोण मिलते हैं। एक प्रकार का दृष्टिकोण वह है जिसमें बड़े या महान आदर्शों के प्रति आस्था व्यक्त की जाती है। दूसरे प्रकार का दृष्टिकोण वह है जिसमें शक्ति को ही सब कुछ माना जाता है। दरअसल एक दृष्टिकोण कुछ मामले में आदर्शवादी दृष्टिकोण है, और यह आदर्शवादी दृष्टिकोण जो है वह विचारधाराओं में भी रहा है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी रहा है। यह जो आदर्शवादी दृष्टिकोण है उसमें दुनिया में किसी भी महान कार्य को पूरा करने के लिए किसी आदर्श या विचार के प्रति गहरी और संपूर्ण आस्था का होना आवश्यक है। जैसे विश्व शांति के महान आदर्श को, महान विचार को जमीन पर उतारने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की परिकल्पना वुडरो विल्सन ने प्रतिपादित की, और वुडरो विल्सन के इन विचारों के पीछे इमैनुअल कांट जैसे नीतिशास्त्रियों का, विचारकों के विचारों का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। तो अगर हम विश्व शांति के आदर्श के प्रति एक आस्था रखते हैं, तो हम इस आदर्श को जमीन पर उतारने के लिए हम संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ जाते हैं। ये एक आदर्शवादी विचार था। दूसरा विचार यहां पर यह था कि, या आदर्शवादियों के संदर्भ में भी अगर हम बात करें, तो एक विचार यह है कि अगर आप सत्य और अहिंसा के आदर्श से मानव जीवन को संचालित मानते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको राज्य के शक्ति की जरूरत नहीं है। अगर आप सत्य अहिंसा के प्रति आस्थावान हैं तो आपको राज्य के शक्ति की जरूरत नहीं है, और राजनीति को जो है प्रेम से संचालित होना चाहिए, राजनीति को शक्ति से संचालित नहीं होना चाहिए। ये विचार महात्मा गांधी ने आगे बढ़ाया था, और महात्मा गांधी स्वयं को अपने आप को व्यवहारिक आदर्शवादी कहते थे। तो ये एक आदर्शवादी विचार है जो यह कहता है कि किसी भी महान कार्य को संपादित करने के लिए आप में आस्था का होना आवश्यक है। दूसरा जो विचार है वह इसके ठीक विपरीत है, और यह विचार यह कहता है, यह विचार सोफिस्टों में, प्राचीन जो यूनान के सोफिस्ट विचारक थे, जो सुकरात के पहले थे, जिनका सुकरात से बहुत फेमस क्या है वाद विवाद हुआ था, तो सोफिस्टों ने मैकियावेली के अगर आप विचारों को पढ़ेंगे तो मैकियावेली, हंस मार्गेंथाउ के विचारों को अगर आप पढ़ेंगे, उनके पहले नीत्से थे, नीत्से के विचारों को पढ़ेंगे, तो आपको क्या है, शक्ति का गुणगान मिलेगा। और ये विचारक ये भी कहते हैं कि ये कहना चाहते हैं, इनके विचारों से ये निगमित होता है कि किसी भी महान कार्य को संपादित करने के लिए शक्ति से बड़ी चीज कोई नहीं है। अब यहां पर यह जो बात कही गई, यह बात यथार्थवाद के रूप में क्या मानी जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के दिए गए उपरोक्त वक्तव्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि वह न तो आदर्शवाद को मान रहे हैं, मतलब अकेले, और न ही केवल और केवल क्या है, यथार्थवाद को। वो दरअसल ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी महान कार्य को संपादित करना चाहते हैं, चाहे यह निजी जीवन की बात हो या सार्वजनिक जीवन की बात हो, तो आपको केवल और केवल आदर्शों के प्रति आस्था रखना ही पर्याप्त नहीं होगा। दरअसल उसको क्रियान्वित करने के लिए शक्ति का होना भी आवश्यक है। और इस दृश्य से जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो यह कथन है, यह कथन दरअसल आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों का क्या करता है, समन्वय करता है। और युद्ध वाली दुनिया में जब रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा हो, जब अभी हमास और इजराइल का इतना भयानक संघर्ष हमने देखा, जब अफ्रीका के कई देशों में गृह युद्ध के हालात हैं,
ऐसी स्थिति में जहां पर लोग ताकत के बल पर अपनी बात को मनवाने पर आमादा है, वहां सबसे बड़ा संकट ये है कि महान आदर्श के साथ अगर ताकत नहीं चलती है तो ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी अराजकता, हिंसा, बहुत बड़ा क्या है, मानवीय जीवन की हानि भी क्या होती है, उत्पन्न होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों से हम इस बात को देख सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के 700 से अधिक देशी रियासतों का एकीकरण करके भारतीय राष्ट्र के या भारत के राष्ट्र निर्माण के आदर्श में जो उनकी आस्था थी, उस आस्था को अपने तरीके से क्या व्यक्त किया। ये उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकिन किसी भी देशी रियासत के एकीकरण में सैन्य शक्ति या पुलिस शक्ति को लगाने से ऐतराज नहीं था। इसका मतलब यह है कि अगर आप भारत के राष्ट्र निर्माण के आदर्श को क्रियान्वित करना चाहते हैं, भारत की राष्ट्रीय एकता को आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आपको उसे कई बार सैनिक ताकत, पुलिस ताकत, उस स्ट्रेंथ के द्वारा जो शासन प्रशासन से जुड़ी होती है, उसके द्वारा क्या है, हासिल करना पड़ेगा। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस कथन की व्याख्या हम वर्तमान संदर्भ में भी कर सकते हैं कि वर्तमान संदर्भ में भारत में जो अलगाववाद है, भारत में जिस प्रकार से सीमा पार आतंकवाद का सामना किया जा रहा है, उस अलगाववाद और आतंकवाद का सामना करने के लिए भारत को ताकत का इस्तेमाल करना होगा अपनी राष्ट्रीय एकता को सुरक्षित रखने के लिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह कथन राजनीति और नैतिकता के आपसी संबंधों की भी एक अलग व्याख्या करता है। राजनीति और नैतिकता के आपसी संबंधों की दो व्याख्याएं मिलती हैं जो दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। एक व्याख्या यह है कि राजनीति और नैतिकता दोनों एक साथ नहीं चल सकते, और इस व्याख्या को आप बहुत स्पष्ट तौर पर प्रिंस के लेखक मैकियावेली में आप देख सकते हैं। मैकियावेली स्पष्ट रूप से कहते हैं कि राजनीति और नैतिकता दोनों के क्षेत्र बिल्कुल अलग अलग हैं, इसलिए दोनों का कॉन्टिनम, दोनों का सातत्य, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। और इस पर यूपीएससी ने 2013 में प्रश्न भी पूछा है कि कहा जाता है कि राजनीति और नैतिकता दोनों एक साथ नहीं चल सकते। दूसरी तरफ एक विचार है जो आदर्शवादी विचारकों का है, प्लेटो का विचार है कि राजनीति को न्याय के साथ होना चाहिए, राजनीति को न्याय की नैतिकता से जुड़ा होना चाहिए, और रिपब्लिक नामक उन्होंने पूरा ग्रंथ लिखा। तो यहां पर वे राजनीति और नैतिकता दोनों को एक साथ चलने की बात कर रहे हैं। इस तरह से यह दृष्टिकोण मैकियावेली के बिल्कुल विपरीत है। और अगर आप आदर्शवादियों में आधुनिक आदर्शवादी इमैनुअल कांट, जर्मनी के महान विचारक इमैनुअल कांट को पढ़ेंगे तो वे भी क्या है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति को न्याय के प्रश्न, सार्वभौमिक न्याय के प्रश्न के सामने सिर झुकाना चाहिए, इस प्रकार की बात करते हैं। और दूसरी तरफ उनके ठीक विपरीत हंस मार्गेंथाउ हैं जो ये कहते हैं कि दरअसल ऐसी कोई भी विदेश नीति जो नैतिकता के सिद्धांतों के सामने सर झुकाती है वह खोखली विदेश नीति है और राष्ट्रहित को बचा नहीं पाएगी। तो दरअसल आप ये देखेंगे कि कुछ लोग ये कहते हैं कि आप जो सार्वजनिक जीवन है, उस सार्वजनिक जीवन में किसी नैतिक आदर्श के प्रति आस्था रखकर आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। तो एक तरफ मैकियावेली के विचार हैं, दूसरी तरफ प्लेटो, इमैनुअल कांट के विचार हैं, इसी तरह से महात्मा गांधी का भी विचार है। महात्मा गांधी को शक्ति के साथ हिंसा के संभावनाएं क्या है नजर आती थी, और इसलिए क्या है, वे राज्य को हिंसा के संकेंद्रित रूप के तौर पर देखते थे। वे कहते थे कि राज्य हिंसा के आधार पर बनता है और हिंसा के आधार पर ही बना रहता है, राज्य कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ वायलेंस है। और इसलिए उन्होंने राज्य की शक्ति को अहिंसा और प्रेम के नैतिक आदर्श के आस्था के प्रति त्यागने की बात की। सरदार वल्लभ भाई पटेल न तो मैकियावेली की लाइन पर जाते हैं और न ही वे प्लेटो, इमैनुअल कांट और इसके साथ ही महात्मा गांधी की पंक्ति में खड़े होते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये कहना चाहते हैं कि एक किस्म की
जो आदर्श, जो राष्ट्र के एकीकरण के आदर्श की आस्था है, उस आस्था को शक्ति की राजनीति से संभव बनाया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां पर यह है कि आस्था और शक्ति दोनों साथ साथ चल सकते हैं, और उच्च आदर्शों के प्रति आस्था और उन आदर्शों को हासिल करने के लिए शक्ति का प्रयोग, दोनों बहुत ही व्यवहारिक चीजें हैं, दोनों एक साथ मिलकर के चल सकते हैं। इस दृश्य से आप जो स्टेटमेंट बेस्ड ये क्वेश्चंस होते हैं, उन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। भारत आज दुनिया में महाशक्ति बनना चाहता है, और 2047 तक भारत जो है वह विकसित देशों की जमात में अपने आप का अपना स्थान सुनिश्चित करना चाहता है। लेकिन भारत कैसी ताकत होगा? भारत क्या कोई बहुत बड़ी चीन जैसी सैनिक ताकत बनना चाहेगा? नहीं। भारत विश्व के देशों का मित्र बनना चाहता है। हमारी विदेश नीति का आदर्श है विश्वामित्र होना। हमारी विदेश नीति का आदर्श है विश्व गुरु होना। हमारी विदेश नीति का आदर्श ये नहीं है कि बहुत बड़ी सैनिक ताकत होना। इसका मतलब क्या है कि हम यहां पर एक आदर्श से बंधे हैं, लेकिन उसके लिए हमें आर्थिक ताकत, हमें बहुत बड़ी इकोनॉमी बनना पड़ेगा, और इसके साथ ही चीन पाकिस्तान जैसे जो दुर्दांत हमारे पड़ोसी हैं, जो आक्रांता पड़ोसी हैं, उन पड़ोसियों के संदर्भ में शक्ति भी चाहिए। इसलिए वर्तमान संदर्भ में इस कथन की बहुत अधिक प्रासंगिकता है कि भारत अपने विश्वामित्र और विश्वगुरु बनने के महान आदर्श के प्रति जो आस्था है, इस महान कार्य को तभी संपादित कर पाएगा जब वह शक्तिशाली बने। और वैसे भी कितने लोग रिंगटोन लगाकर घूमते हैं कि ऐसी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो भाई ये जो शक्ति और विश्वास है, यही बात तो सरदार पटेल कह रहे हैं। और राम को भी शक्ति पूजा करनी पड़ी थी। जब रावण के सामने उन्हें यह लगने लगा कि स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, तो राम को दुर्गा की शक्ति की दुर्गा की शक्ति का आह्वान करना पड़ा था। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी शक्ति चाहिए थी। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय परंपरा में जो भी शक्ति का तत्व रहा है, उस शक्ति के तत्व को ही एक नए रूप में अभिव्यक्त कर रहे हैं। उनका जो आग्रह है, और वैसे भी भारत में शक्ति को पूजने का भी एक प्रचलन रहा है। पूरा जो हिंदुओं में जो शाक्त मत है, तो हम लोग इतना नहीं जा सकते, लेकिन हम इन पॉइंट्स के आधार पर ऐसे कथनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और थोड़ा उसमें गंभीरता ला सकते हैं। राजनीति और नैतिकता के विमर्श को जोड़कर, आदर्शवाद और यथार्थवाद के विमर्श को जोड़कर, निजी जीवन में भी हम कई बार ताकत के पीछे बहुत भागते हैं और आदर्शों को छोड़ देते हैं। तो वैसी स्थिति में पैसा 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 करते करते क्या होता है कि लास्ट में व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को गंवा बैठता है, अपने सुख चैन को गंवा बैठता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ खत्म हो जाती है। ये भी तो मतलब ये भी आदर्श और आदर्श के प्रति आस्था और शक्ति के समन्वय की तरफ संकेत करता है। तो आप इस तरह के प्रश्नों को ऐसे देख सकते हैं और बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल पर चूंकि ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए 2025 के मुख्य परीक्षा में इसमें और भी प्रश्न, चाहे वो भारतीय सिविल सेवा को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के संदर्भ में राष्ट्रीय एकता पर उनके जो विचार थे उनको लेकर पूछा जा सकता है, या सरदार वल्लभ भाई पटेल का कोई और स्टेटमेंट देकर भी सवाल पूछा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।